जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आज बात करनी है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट चाइना का विजिट करके गए हैं, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर गए और ये भी बातें की जा रही हैं कि वो समझ कह रहे हैं कि जी यूरोपियन यूनियन जो है इट शुड बी कॉन्सिडर्ड एज ए थर्ड पोल ऑफ पावर अलोंगसाइड चाइना एंड यूएस। ये जो मैक्रोन का जो पर्सपेक्टिव है ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और जो यूरोप है उसको अमेरिका को इस तरह फॉलो नहीं करना चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं? हमने रिसेंटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा था एंड वी कंसिडर्ड, इसमें बात हुई कि जी ये अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज है जो रशिया के विजम इंडियंस कर रहे हैं। सो हाउ डू यू फाइंड दिस वॉइसेस कमिंग? बल्कि आज में तो मैं देख रहा था कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला जो हैं वो भी वाइल लिविंग चाइना वो भी इस तरह की बातें कर रहे थे। सो हाउ यू डू यू सी दिस शिफ्ट? इंडिया भी बात कर रहा है, फ्रांस भी बात कर रहा है। सो मैंने कहा डॉक्टर साहब से ज़रा समझें, हाउ डू यू रेट ऑल दिस सर? मुझे लगता है कि चाइनीज कह रहे हैं कि भाई अगर आप ये स्टेटमेंट इशू नहीं करें तो हम कुछ जाने नहीं देंगे आपको वापस। दोनों को पकड़ नहीं, इट्स इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ऑब्वियसली। और मैंने एक्चुअली इस पे एक शो किया है, ऑल रोड्स लीड टू बेजिंग कहकर। तो उस पे खासतौर से मैक्रोन की जो विजिट थी, अ, उस पे लेकर मैंने कहा कि देखिए सब लोग आप बीजिंग जा रहे हैं, सऊदी अरब ईरान ने अपना मसला हल करने के लिए वहाँ चले गए, मैक्रोन चले गए, दिसंबर में ओलफ शूज वहाँ पहुँच गए थे। मैक्रोन से एक हफ्ता पहले जो है सो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे थे, और मैक्रोन के साथ यूरोपियन यूनियन की जो कमिश्नर हैं वो भी साथ गई थी। दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट विजिट, वो दोनों एक साथ करते हुए, बिकॉज इट गेव मोर लेजिटिमेसी टू फ्रांस। यस। ये नहीं कि फ्रांस अकेला नहीं जा रहा था, यूरोपियन यूनियन भी उसके साथ है। इट ऑल्सो प्रोजेक्टेड फ्रांस एज द लीडर ऑफ यूरोप एज अपोज टू जर्मनी। जब जर्मनी और स्पेन के लीडर्स गए, लेकिन ये सब जा रहे थे ना माथा टेकने के लिए बीजिंग, सो ये पहुंच गए वहां पे सब। और वहां पे बड़े बड़े बातें हुई हैं, ये नहीं कि जाके म्यूचुअल कोऑपरेशन के अलावा, और मैक्रोन को तो एज ए सुपरस्टार ट्रीट किया गया। और आप ये देख रहे हैं कि दिस इज कंटिन्यूइंग। अभी जो इसराइल और फ़लस्तीन के मसले को लेकर जो इसराइलीज ने जो वायलेंस किया है मस्जिद अल-अक्सा पे, तो उनका केस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना लेके गया है। हालांकि इंडिया कहता है कि वी आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। फ़लस्तीन से ज़्यादा ग्लोबल साउथ कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। इट इज़ द साउथ ऑफ द ग्लोबल साउथ है फ़लस्तीन। और इसराइल जो वहाँ कर रहा है इज़ कंसिडर्ड एज यू नो कॉलोनियलिज्म और सेटलर कॉलोनियलिज्म का मिसाल है, वो आखिरी मिसाल है। और सो चाइना इज बिंग पिछले 6-7 महीने में एकदम अग्रेसिव हो गई है उसकी डिप्लोमेसी। और अभी अगर आप देखें द करंट फॉरेन अफेयर्स को, अगर जाके मैगजीन देखें लोग, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, तो उसमें एक आर्टिकल है जो जी जिनपिंग की तकरीर के बारे में बात करता है, इन विच ही सेड दैट चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। तो एग्रेसिव मूव्स भी कर रहा है और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स भी दे रहा है। और आपने अभी देखा होगा अफगानिस्तान को लेकर भी चाइना ने काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट दी। तो लेट्स कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये इंडियंस ने बहुत इसको यूज किया है बनिस्बत यूरोपियंस और अदर्स। इनफैक्ट मैं आपका टेक्स्ट आने के बाद मैं 2 किताबें चेक कर रहा था। तो ये जो किताब है, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, ये श्याम सरन साहब की किताब है, जो पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी और एम्बेसडर रह चुके हैं। और ये जो है जयशंकर साहब की द इंडिया वे, ये 88 पेज तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जिक्र ही नहीं आता इसमें। ये पेज नंबर 2 से ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बात करते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का विजन क्या था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। It ये कहते हैं पेज नंबर 2 पे, इन स्टडिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस,
I consider the search for strategic autonomy a running and consistent theme. This objective may have been pursued through non-alignment in the post-independent years, but even if its pursuit is happening under another label today, some call it multi-alignment, the aim has remained unchanged. Strategic autonomy is the ability of a state to take relatively independent decisions on matters of vital interest. Expanding the scope for such autonomy is the hallmark of a successful foreign policy. तो ये कह रहे हैं कि या नॉन अलाइनमेंट कहिए या मल्टी अलाइनमेंट कहिए, मकसद तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का है। और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो चीज़ है जो एक मुल्क जो अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन मेकिंग की काबिलियत रखता हो। तो मिसाल के तौर पर नेपाल और बांग्लादेश के बीच में सिर्फ 30 मील का फासला है। नेपाल अगर कुछ बेचना चाहता है, दे आर नॉट एबल टू डू दैट बिकॉज इंडिया से डील करना पड़ता है। दे कैन नॉट गेट एनीथिंग डन दीज टू कंट्रीज विदाउट इंडियाज ओके, which means they do not have a strategic autonomy with regards to India. मतलब वो अपने इंटरेस्ट में डिसीजंस नहीं ले सक रहे हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पावर सप्लाई। अगर नेपाल कहता है कि हम आपको हाइड्रो पावर बेचेंगे बांग्लादेश को, इंडिया कहता है भाई आप उनसे क्यों लेते हैं, हमसे लें, एंड देन नेपाल कट जाता है, आउट हो जाता है, राइट। सो दीज कंट्रीज डोंट हैव ऑटोनॉमी टू परस्यू देयर ओन। मतलब आपके पास आज़ादी नहीं है कि आप क्या, अगर आप कहना चाहे कि मैं बड़ा होके आई वांट टू बिकम एन एनालिस्ट, और बाप आपके कहते हैं जूते खाओगे और डॉक्टर बनो, तो आपके पास ऑटोनॉमी नहीं है ना। दिस इज व्हाट इट मींस कि आप अपनी इंटरेस्ट की बात करें। एंड ही सेज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि और वो जो ऑटोनॉमी है उसको बढ़ाने की का एरिया, मतलब मोर एंड मोर इश्यूज पे आप इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकें, उसे आप फॉरेन पॉलिसी का मकसद समझ सकते हैं। दिस इज, और जो जयशंकर साहब कहते हैं कि इंडिया ने अपनी ऑटोनॉमी जाहिर की इन द बिगेस्ट सेंस कि वो अपनी फॉरेन न्यूक्लियर पॉलिसी को बचा लिया in 2006 वगैरह। इंडिया मैनेज टू हैव द न्यूक्लियर पॉलिसी दैट इट वांटेड। आप दूसरे मुल्कों को देख लें, ईरान को देख लें वगैरह, दे आर नॉट अलाउड, सऊदी अरेबिया इज नॉट अलाउड, बट इंडिया इज अलाउड टू हैव अ न्यूक्लियर प्रोग्राम। दैट शोज दैट इंडिया हैज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एज अपोज्ड टू अदर कंट्रीज। अब फ्रांस जो बीजिंग में जाके उन्होंने जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी मैक्रोन ने, खासतौर से अमेरिका के लिए बहुत परेशानी की चीज है यहाँ पे ना, ह्यूब्रिस जो लफ्ज है ना, जो गुरूर कहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हो गया है। इतना हो गया कि मैं तो अटेंड करता हूँ मीटिंग्स वगैरह, मैं डिस्गस्टेड हो जाता हूँ कि इतना गुरूर, इतनी मतलब फेलियर्स के बावजूद, इराक की पॉलिसी फेल, अफगानिस्तान की पॉलिसी फेल, वियतनाम की पॉलिसी फेल, नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी फेल, चाइना की पॉलिसी फेल, हर पॉलिसी फेल होते जा रही है, फिर भी इतना गुरूर है वॉशिंगटन में अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर कि समझ में नहीं आता कि बिकॉज अमेरिका इतना अमीर है, इतनी क्या होना चाहिए सरप्लस चीज़ें हैं कि जो नुकसानात हो रहे हैं वो उसको अभी पिंच नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी दे आर नॉट पिंचिंग, जिसके मतलब अगर एक गलती कर दी तो आपकी गवर्नमेंट का तख्ता उतना आसानी से नहीं पलट रहा है। दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग दिस एरर। जैसा अब ये यूक्रेन की पॉलिसी भी इतना बुरा हाल हुआ है, इकोनॉमी पिछले 1 महीने से आप तो देख कर गए हैं उतर रही है, स्टॉक मार्केट्स आर डाउन, इन्फ्लेशन इज हाई इन द यूएस, और क्या बात हो रही है वॉशिंगटन में कल, यूक्रेन को रिबिल्ड करने की। अरे भाई आप 400-500 की बिल क्या उठा लोगे यूक्रेन को रिबिल्ड करने? सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। तो मैक्रोन ने वहां पे जाके जो बात की है, उसने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो इन्वोकेशन किया, उसने कहा कि जिस तरह से हम यूक्रेन पे यूनाइटेड है अमेरिका के साथ, उस तरह हम अमेरिका के साथ ताइवान पे नहीं है। दैट वाज द पॉइंट। वहां पे हम थर्ड कंट्री, अगर अमेरिका यूरोप को जंग में खींचेगी अगेंस्ट चाइना ताइवान को लेकर, देन फ्रांस इज नॉट विथ अमेरिका। और पता है फ्रांस हैज शोन दैट इट इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। वो इराक की जंग में नहीं आई थी जिस तरह बर्तानिया आए थे। फ्रांस
strayed out of the Iraq war. If you remember, आपको पता है फ्रांस ने वोट भी उसके खिलाफ किया and did not participate in the invasion of Iraq. So it is very clear that the French are saying we are not with you on this Taiwan issue. Or America will interpret it as if you're not with us, you're with China. तो what is going to happen is कि ताइवान के ऊपर अगर जंग लड़ना है अमेरिका को, तो अमेरिका को दो पब्लिक ओपिनियंस जीतना होगा, एक इंडिया में और एक यूरोप में. So if Europe is not with America, and if India says, yes, if China attacks us, we want your help, but if you attack China, we are going to stay out of it. I think that is what India should say. कि भाई अगर हमको चाइना अटैक करता है तो आप आए हमको मदद करें. लेकिन अगर आपको शौक उठता है चाइना से जंग लड़ने का तो आप लड़ लें, हमको छोड़ दें बीच में. We don't want to get involved. You know, so I think that is what India's strategic autonomy would be, because it is not in India's interest to fight a war for Taiwan. So ये concept है, and let us see how it goes, because I am not very sure अगर चाइना वैसे aggressive moves करते रहा इंडिया के खिलाफ, तो either India deals with China alone or compromise its strategic autonomy. अगर वो मदद मांगता है, देखिए जिस दिन आप मदद मांगे यू आर नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, अगर आप कहें कि मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से गुजारूंगा, ठीक है, फिर आप बाबा को टेक्स्ट करते हैं भाई किराया भिजाए, देन कहे की जिंदगी आपकी आज़ादी कहे की है. इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर डैड फॉर पेइंग द बिल्स, देन यू आर नॉट ऑटोनमस, राइट? You are a dependent player. So if India wants to maintain its strategic autonomy, then it has to deal with China on its own. But अगर वो अमेरिका से हथियार मांगेगा, अमेरिका से इंटेलिजेंस मांगेगा, अमेरिका से पैसे मांगेगा, तो फुकट में थोड़ी आने वाले हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इंडियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे आता हूँ, लेकिन मैं पहले जरा यूरोप को थोड़ा. मैं कल रात एक न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि जो वॉक्सवैगन है उसके कोई 40 एक प्लांट है चाइना के अंदर, वॉक्सवैगन जो जर्मन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. इस तरह देयर इज अनदर कंपनी दैट इज नोन आई थिंक BASF के नाम से. इट आल्सो हैज 30 प्लांट्स इन चाइना. और वो अब जर्मन्स ने स्लोगन ये निकाला है फॉर द चाइनीज के मेक इन चाइना फॉर चाइनीज, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई चीज निकाला एक. अब और वो उस आर्टिकल का सेंट्रल पॉइंट ये था कि द इंटायर यूरोप जो है उसके चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे होने, और जो चाइना के अंदर उनकी जो फैक्ट्रियां हैं वो चलेंगी तो यूरोप में उनका निज़ाम चलता रहेगा. अगर वो चाइना जर्मन्स की फैक्ट्रियां या बाकी ममालिक की फैक्ट्रियां चाइना में नहीं चलती तो वो यूरोप में हर चीज़ बंद हो जाएगी. उधर यूरोप रशिया से उनको एनर्जी चाहिए. तो आप कैसा फिर यूरोप देखते हैं कि जो कि रशियन के एनर्जी ऑटोनॉमी, वहाँ तो एनर्जी ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश नहीं कर सका और अमेरिका उनको वहाँ से नहीं निकाल सका, और ये चाइना तो उससे भी बड़े मगरमच्छ है व्हेन इट कम्स टू रशिया. सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो चीज़ है, और ये जो चीज़ अभी सुनने में आ रही है कि अमेरिका जो है वो कह रहा है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ दोबारा जाना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ दोबारा जाना चाहिए इन द यूएस. डू यू थिंक द अमेरिकन्स हैव रियलाइज्ड कि वी आर लेट और वो सारा कुछ तो चाइनीज ले गए और सारे यूरोपियंस भी अब उधर भाग रहे हैं? सो इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? ये बात इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने भी अभी वॉशिंगटन में करके गया कि दूसरे मुल्कों की मैन्युफैक्चरिंग वाइप आउट हो गई ग्लोबलाइजेशन की वजह से. उन्होंने चाइना की तरफ इशारा नहीं किया, बट द रेफरेंस इज टू चाइना. देखिए DW पर 4-5 दिन पहले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बहस हुई कि अमेरिका चाइना से डीकपलिंग करना चाहता है. यानी जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो इकोनॉमिक मतलब जो फंसे हुए हैं ना इंटरलिंकेजेस, उससे वो ज़रा आज़ाद होना चाहता है. इट वांट्स टू बी फ्री. सो इफ ही वांट्स टू गो टू वॉर विद चाइना, देन इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन चाइना. भैया अगर आपके हथियार चाइना से आ रहे हैं, आप खरीद रहे हैं यूनिफॉर्म, खाना पीना सोल्जर्स के लिए, फिर चाइना से कैसा लड़ोगे? वो बंद कर देगा बेचना. सो दे वांट टू डीकपल यानी इकोनॉमीज को अलग कर दे. तो उसके ताल्लुक से दोनों मैक्रोन और जो कमिश्नर हैं, मैं उनका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं करता इसलिए नहीं ले रहा हूँ खातून का नाम, जो कमिश्नर है यूरोपियन यूनियन की, अर्सला
उर्सुला वैंडरलीन कुछ वेंडी है समथिंग, तो लेकिन आई so कॉल हर शॉर्ट, उनका मैंने उर्सुला उनको कहता हूँ। so they both talked about de-risking not decoupling. तो उन्होंने कहा कि वी नीड टू de-risk. तो अब यूरोप का जो कनंड्रम है कि वो तो पहले दे हैड बिकम हेविली रशिया डिपेंडेंट ऑन एनर्जी, और रशिया से ये जंग की वजह से जो उन्होंने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की है, दे हैव नॉट बिकम फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑफ रशिया, बट द वे दे ट्राई टू डू इट, वो नहीं चाहते कि वो रशिया से इंडिपेंडेंट होके फुल्ली डिपेंडेंट चाइना पे हो जाए, लेकिन उनको अभी एहसास नहीं है कि दे आर रियली मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑलरेडी। आपको पता है पोर्चुगल के सारे यूटिलिटीज चाइना ने खरीद ली, इस तरह की कई इन्वेस्ट हैं। जर्मनी तो पूरी की पूरी तरह से कैप्टिव हो चुका है चाइना का, कुछ $250 बिलियन का बिजनेस है चाइना के साथ ट्रेड, और जापान मतलब वो चाइना में मैन्युफैक्चर करके चाइना में बेच रहा है ना, जिस तरह के टोयोटा, पता है अमेरिका में जो कार जो तकरीबन entirely manufactured in America is Toyota Camry. यानी Camry is more American than all the American cars. जापान ने ये इसलिए किया कि बीच में वो डर गया था जापान के कहीं कोटाज ना लग जाए, जिस तरह फ्रांस वगैरह ने जापानीज कार्स पे कोटा लगा दिया था कि यू कैन नॉट एक्सपोर्ट मोर देन 30% टू फ्रांस। तो वो अमेरिका में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया कि अगर अमेरिका कोटा लगा भी देता तो बट द कार इज मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका, सो उस पर कोटा नहीं लगता। So the point is कि Germany is doing the same thing with China. It is manufacturing in China and selling. So there are 3 or 4 things that are going on in Europe. उनका जो ट्रेड है तकरीबन मेरे ख्याल से कुछ $850 बिलियन का ट्रेड है बिटवीन यूरोप एंड चाइना। और ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, मतलब ये सब $2 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन जर्मनी के अलावा वही उसी रेंज में है ना। सो पूरी यूरोप की इकोनॉमी टुगेदर कम्स क्लोज टू चाइनाज इकोनॉमी, जरा ज्यादा हो जाती है, तकरीबन 20 ट्रिलियन और 18 ट्रिलियन की बात होगी। सो यूरोपियन यूनियन फील्स के it has its own interests which are independent of America's interests. तो रिसेंटली जो बाइडन ने जो एक बिल पास किया, जो इन्फ्लेशन रिडक्शन बिल जो उन्होंने पास किया था, उसमें कुछ $450 बिलियन ग्रीन एनर्जी के बिजनेसेस के लिए सब्सिडीज के तौर पे क्रिएट किया। उससे ये हो रहा कि कई टेक्निकली एडवांस कंपनीज जो यूरोप में काम करते हैं, जो यूरोपियन कंपनीज हैं, दे आर मूविंग टू द यूएस because they are getting incentives from the US government. तो यूरोपियंस बहुत चिड़े हुए हैं। जब मैक्रोन वाशिंगटन आया था, he had raised that कि भाई आप हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी कंपनीज, हमारे बिजनेसेस चुरा रहे हैं basically. They were very upset with that. So बाइडेन ने कहा that was not the intent, the idea was to become independent of China, इस तरह से। और आपने देखा होगा सबमरीन्स के केस में जिस तरह से फ्रांस को अमेरिका ने आउट कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया को जो बेच रहे थे, याद है? हेलो, न्यूक्लियर सबमरीन्स, तो $6 बिलियन का कुछ वो डील था। तो तो यूरोपियंस आर रियलाइजिंग कि जब अमेरिका को सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना है तो वो यूरोप को ड्रॉप कर देता है। सो इफ अमेरिका इज एक्सरसाइजिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी from Europe whenever it wants, why can't the Europeans do that, especially in the case of China? Which means it is very clear, आप देख रहे हैं कि ये जो ताइवान के साथ जो मतलब क्या कहना चाहिए, ये दिस फ्लर्टेशंस जो चल रहा है, these are only Americans. Yes. यूरोपियंस नहीं कर रहे हैं इस तरह की चीजें। कनाडा ने ट्राई किया, चाइना ने ऐसा डांटा, खामोश हो गए वो, right? So it's only the Americans who are being very I don't understand what the deal is. Why is America being so provocative towards China on the Taiwan issue when in 2022 US-China trade was about $750 billion? America ने खुद has had the best year in terms of exports to China. $150 बिलियन के exports किए हैं 2022 में, you know. So
चाइना, I mean, यूरोप के बाद, कनाडा के बाद, चाइना इज इन अमेरिका's थर्ड बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन. सो व्हाई इज अमेरिका डूइंग दिस? मुझे लगता है कि ये बाइडेन पे जो प्रेशर पड़ रहा है फ्रॉम द रिपब्लिकन्स, उसके रिएक्शन में ये कर रहा है. एंड दे आर वेरी एंग्री कि वो बैलून्स को लेकर लोगों ने मजाक उड़ा दिया. दे लुक काइंड ऑफ फुलिश, सो दे आर ट्राइंग टू गेट बैक ऑन दैट. बट मैं वो जब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में पढ़ रहा था, तो श्याम सरन साहब लिखते हैं कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा इंडिया के ताल्लुकात विद चाइना. और वो ही एक्सप्रेसेस दिस वेरी कंसर्न के ये दो मुल्क बाजू बाजू हैं. दुनिया के सबसे पुराने सिविलाइजेशंस में इनका नाम आता है, बट दे नो वेरी, दे हैव नॉट बीन अवेयर ऑफ ईच अदर. इट्स लाइक सेइंग कोई बंदा आपके बाजू बैठा है और आपको लाइक आप दूसरी तरफ देखे जा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और एक दूसरे को देख नहीं रहे, हालांकि हजारों साल से आजू बाजू बैठे हुए हैं. सो दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. एंड व्हाट ही मेड, हालांकि वो किताब थोड़ी पुरानी है, व्हाट ही इज सेइंग इज वेरी ट्रू. अगर इंडिया चाइना के ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं तो दोनों की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ जाती है, और इन दोनों की अगर ताल्लुकात खराब होते हैं तो इंडिया की डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कम हो जाएगी. एंड चाइना जैसे इंडिया अमेरिका की तरफ झुकेगा ज़्यादा, और चाइना विल ट्राई टू कैप्चर रशिया टू बैलेंस दैट. देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे तो लग रहा है ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इटसेल्फ वर्ड है ना, इसका कोई नया नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, बिकॉज ये वर्ड बड़ा ब्रॉड है. कि जो स्टेट्स हैं वो बेनिफिट्स भी ले रही हैं, डिपेंडेंट भी हैं, वो ऑटोनोमस भी हैं, वो कहलवाना चाहती हैं, तो ये किस तरह करके वो कर पाएंगे. बहरहाल ये जो क्वेश्चन है जो मैक्रोन का, मुझे याद है क्या नाम था, कॉन्डोलीजा राइस ने एक दफ़ा कहा था, इसको वली नसर ने अपनी बुक द डिस्पेंसिबल नेशन में भी इसको कोट किया था कि कॉन्डोलीजा राइस को कि पनिश फ्रांस, इग्नोर जर्मनी एंड फॉरगिव रशिया, और कुछ इस तरह का उसने ना कहा था, पनिश फ्रांस, इग्नोर जर्मनी एंड फॉरगिव रशिया. ये तो उस वक्त 2003-4 की व्हेन दे वर नॉट हैविंग अ सपोर्ट ऑन इराक और मिडिल ईस्ट के की बात थी. तो कॉन्डोलीजा राइस ने मेंशन किया. तो अभी तो अमेरिकन्स हैव ऑलवेज हैव उनको अंडरस्टैंडिंग है कि फ्रांस कितना इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई दे हैव ऑलवेज बीन टफ एंड दे वांट टू पनिश देम. और ये जो डील आप जिसकी सबमरीन्स की बात कर रहे, आपको लगता है कि फ्रांस की ये जो अर्ज है टू मेक यूरोप एज ए थर्ड पोल ऑफ पावर, इट इज वर्केबल, साइटिंग देयर डिपेंडेंस ऑन चाइना? वो समझते हैं कि अगर हमारी चाइना पे डिपेंडेंस हो जाए दैट इज गुड एज कंपेयर टू द डिपेंडेंस ऑन रशिया. तो आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा? मैं एक डिस्कशन ग्रुप पर हूँ, शायद आप भी उससे वाकिफ होंगे. चाइना का ग्रुप है वो, और सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम, जिसमें यूरोपियंस बहुत ज़्यादा हैं. सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम के दो ग्रुप्स हैं, एक वेस्ट के बारे में है और एक चाइना के मिडल ईस्ट रोल के बारे में. तो मैं वो चाइना के ग्रुप में तो ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि वो चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ने वाले लोग ज़्यादा हैं उसमें. बट ये जो वेस्टर्न यूरोप के रोल में है, उसमें जो डिस्कशन कर रहे हैं ख़ासतौर से फ्रेंच और यूरोपियन, वो लोग कह रहे हैं कि जो यूरोप, वेस्टर्न यूरोप को जो एक्सपैंड किया है इन्होंने, बेसिकली गंद जमा कर लिए. ये ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को जो ले लिए है ना, लाटविया वाटविया जो आ गए, एस्टोनिया, ये रोमानिया और ये सारा, हाँ, जो खासतौर से पोलैंड. ये सेट कि एक तो है कि इनकी वैल्यूज आर नॉट द सेम, और कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ वॉर विद रशिया, ईस्टर्न यूरोप इज. तो पोलैंड जैसे मुल्क, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, ये छोटे छोटे मुल्क विल पुश the West into a war-like situation with Russia, which they don't want. The only situation under which Europe can stay out of a conflict if it is autonomous from the US. और जो ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे खास तौर से पोलैंड को ये टारगेट कर रहे हैं. दे आर सेइंग कि पोलैंड के वजह से इनकी वो ख़त्म हो जाएगी ऑटोनॉमी, वो जो हो गई है. देखें आप, अगर आप यूक्रेन वॉर की स्टडी करें
तो मैक्रॉन इन जर्मनी कितने रिलक्टेंट थे। जर्मनी ने तो पहले 6 महीने में खाली हेलमेट्स भिजाए थे, पता है, यूक्रेन के लिए हेलमेट्स। अभी तक वो टैंक नहीं डिलीवर हुए। जर्मनी इज नॉट डिलीवरिंग इट, रिलक्टेंटली प्रॉमिस करता है, जब प्रॉमिस करता है इट्स नॉट डिलीवरिंग आर्म्स। और वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 बंद नहीं होता अगर उसको, जो जिन्होंने भी एक्सप्लोड किया उसको एक्सप्लोड अगर नहीं होता वो। So the French are still trying to talk with Russia. They are trying to bring it back. So ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यूरोप के, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह, they are not that opposed to Russia as ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और तो अमेरिका को एलाइज वहां मिल गए। इसलिए देखिए आप, बाइडेन ने पोलैंड भी गया था वो, बिफोर ही वेंट टू यूक्रेन। एक वो तो नेबर है, वहां से ट्रेनिंग वगैरह वहां पे बहुत हो रही है। So Europe has done a lot of things to undermine its own autonomy. और ये जो बर्तानिया को इन्होंने फ्री कर दिया है, तो ब्रिटेन इज, आपको पता है जो मेन प्लेयर्स जो हैं यूक्रेन की जंग में, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियंस आर नॉट इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग द यूक्रेनियंस वगैरह। मतलब ये ब्रिटिश और अमेरिकन है जो पोलैंड वगैरह में ट्रेन करने, खासतौर से ब्रिटिश सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। सो ब्रिटिश, अगर आप यूरोप में देखें तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ब्रिटेन मेंटेन करता है विथ रिगार्ड्स टू यूरोप। it maintains its strategic autonomy from Europe, but the price of that is that it becomes America's poodle. क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं है ना कि अकेले तैरे समंदर में। यूरोप को कहता है नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, लेकिन उसको वो कहने के लिए अमेरिका के साथ हमेशा साथ देना पड़ता है, यू नो। सो फॉर एग्जाम्पल, वो जो यस मिनिस्टर का जो कॉमेडी शो आता है, याद है, उसमें वो ब्यूरोक्रेट एक्सप्लेन करता है मिनिस्टर को कि व्हाई ब्रिटेन इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। दे सेड वी आर इन द यूरोपियन यूनियन टू कीप रशिया आउट, टू कीप जर्मनी डाउन एंड टू कीप अमेरिका इन। तो बर्तानिया यूरोप में इसलिए है कि वो अमेरिका को यूरोपियन मामलात में इन्वॉल्व करने के लिए और रशिया को बाहर रखने के लिए और जर्मनी के ऊपर दबाव डालने के लिए। सो यूरोप की जो मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वो तो पिवट टू एशिया से ही पता चल गया कि इट हैज कम डाउन, राइट। सो अमेरिका इज लुकिंग मोर टुवर्ड्स एशिया, बट नाउ चाइना इज लुकिंग मोर टुवर्ड्स यूरोप। बेसिकली चाइना कह रहा है तुम मेरे बैकयार्ड में तुम घुस के साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, ताइवान से दोस्ती कर ली, ठीक है, अब मैं तुम्हारे बैकयार्ड में घुस के फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ब्राजील, साउथ अमेरिका में दोस्ती करूंगा। तो इट्स लाइक अ टिट फॉर टैट हो रहा है। ब्राजील भी बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डी-डॉलराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, is talking about a kind of autonomy, but that is also under the umbrella of BRICS. BRICS. बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें मेरा ख्याल है कि वो शायद ब्रिक्स नहीं कर भी लेना है, क्योंकि द इंडियंस आर वेरी मच इंटरेस्टेड। वो चाहते हैं कि उनका रुपये भी ताकतवर हो और डॉलर भी। और मुझे तो लगता है ये जो नरेंद्र मोदी साहब जो है जाके मैक्रोन से जफियाँ डालते रहे हैं, यहाँ हगिंग करते रहे हैं, जिधर मिलते हैं ज़बरदस्ती की भी कई दफ़ा वो जफी डाल लेते हैं। तो लेकिन अब तो जो ग्लोबल लीडर्स को आदत हो गई है, वो मोदी साहब को जहाँ मिलते हैं जफी डाल लेते हैं। सो उन्होंने भी उनको सिखाया है कि भाई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। लेकिन लेट्स सी ये किस तरह प्रैक्टिकली इसको ऑपरेशनलाइज कर पाते हैं, ये क्या होता है। ये एक बड़ा unless India buys the Rafale and the submarines from France, वो आगे नहीं जाने वाली। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि इंडिया को जो मिलिट्री सप्लायर्स हैं वो रशिया, फ्रांस और इजराइल हैं। You know, so France is the second biggest supplier to India. US भी है, but उतना ज़्यादा नहीं है। So India की है थोड़ी पार्टनरशिप फ्रांस की in terms of security after Russia, when more than the US। मतलब रफाल लिए, F-16 नहीं लिए, अब सबमरीन्स लेंगे तो भी बढ़ जाएगी, समझे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान साहब सर, इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग
बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई रिगार्डिंग थैंक यू स्ट्रेटेजिक वेरी मच। इकोनॉमी, और ये जो ट्रेंड है और बड़ा, आप देखिए तो हर तरफ मैक्रोन जो छाया पड़ा है कि ये क्या बात कर रहा है, हर एक को लिखना पड़ा इसके ऊपर। एनी हो, थैंक यू बेसिकली शेर वेरी बुढ़ा हो गया है, शेर बुढ़ा हो गया है और सब बस दूसरे जानवर जरा फ्रीली फिर रहे हैं जंगल में। ऐसे ही है, ऐसे ही जी है, हाँ, लेकिन शेर बिफरा हुआ है, अभी एरोगेंट है, लेकिन जी देखते हैं कि क्या इसको कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत थैंक शुक्रिया भाई।